आज हम ये जानेंगे कि समाजीकरण किन किन संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो समाजीकरण के बारे में इससे पहले आपको बताया गया, इसकी विशेषताएं और इसकी परिभाषा बताई गई हैं। समाजीकरण क्या होता है, इसे फिर से संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं दोबारा से। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी बनता है। यानी एक जैविकीय मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने की बीच की जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो है वो समाजीकरण है। अब समाजीकरण समय स्थान समाज सापेक्ष होता है, क्योंकि समाजीकरण प्रारंभिक समय के अंदर अगर बच्चे के समाजीकरण की जो नैतिक मूल्य थे, मान्यताएं थी, प्रथाएं थी, वो आज के वर्तमान समाज में परिवार व्यवस्था के अंतर्गत थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि प्रारंभिक पारिवारिक व्यवस्था और वर्तमान की पारिवारिक व्यवस्था और उसका जो संरचनात्मक स्वरूप है वो बदल गया है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जैविकीय मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे केवल अपनी जो जैविकीय क्रियाएं होती हैं, जैसे भूख प्यास, गीला सूखा का अनुभव और रोना, बस यही क्रियाएं करना जानता है। और इन्हीं क्रियाओं के इर्द गिर्द उसकी सोच और मस्तिष्क काम करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, उसी शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। और यह प्राय कहा भी जाता है कि एक बच्चे का जो मानसिक विकास है वो उसका सबसे तेज़ी से जो मानसिक विकास होता है वो 5 साल की अवस्था तक होता है। मतलब 90% ब्रेन डेवलप होता है। तो उस 5 साल की अवस्था के अंतर्गत अगर बच्चे का समाजीकरण जो सही तरीके से हो जाए, वैध तरीके से हो जाए और सामाजिक मूल्य, प्रतिमान और मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हो जाए, तो बच्चा फिर सभ्य प्राणी बनकर उभर कर आता है। यदि कंडीशन ऐसी नहीं हो पाती है किसी कारणवश कि कोई बच्चा ऐसे वातावरण में पला होता है, आपराधिक प्रवृत्ति जिस परिवार में माता पिता किसी पुरानी आपराधिक परिस्थिति में लिप्त या आपराधिक क्रियाओं में लिप्त थे, या फिर कोई सामाजिक वातावरण समाज के अनुकूल नहीं है किसी परिवार का, तो उस परिवार में पैदा हुआ बच्चा जो है सबसे पहले आपराधिक गतिविधियों को सीखेगा। उसके बाद वो अगर उसका समाजीकरण सही नहीं हो पाता है तो, और इसी आधार पर दोषपूर्ण समाजीकरण की जो प्रक्रिया उसके साथ होती है, उस दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण वो समाज में सामाजिक विचलनकारी गतिविधियां करता है, विघटनकारी गतिविधियां करता है। क्या पता स्वयं का विघटन कर ले या फिर सामाजिक विघटन का के लिए उत्तरदायी होता है। पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन, किसी भी प्रकार के विघटन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो उसका विघटन होता है और विघटन या पतन होने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से समाज का विघटन होने लगता है। तो जो मूल बात यह है, समाजीकरण जो है एक बच्चे का, एक मनुष्य का समाजीकरण सुसभ्य सामाजिक वातावरण के अंतर्गत होना चाहिए। तो वह जो मनुष्य है वो सामान्य नागरिक बनकर समाज की सेवा करने के लिए तत्पर होता है। अब समाजीकरण की कौन कौन सी संस्थाएं हैं? समाजीकरण की संस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाओं के बारे में हम सभी जानते हैं। द्वितीयक संस्थाओं के बारे में हम हमारी परिस्थिति और भूमिका जैसे जैसे समाज में हम आगे कदम बढ़ाते हैं, तो द्वितीयक संस्थाओं के साथ हमारा समाजीकरण होता है और उनके साथ सामाजिक क्रियाएं करते हैं, परिस्थिति और भूमिका को निर्वाह करते हैं। प्राथमिक संस्थाओं में सम्मिलित है परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली और नातेदारी। इन 4-5 चीज़ों के बारे में हम सब जानते हैं बेसिक तौर पर कि ये क्या है। परिवार क्या है हम जानते हैं, पड़ोस क्या है हम जानते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर परिवार क्या है, पड़ोस क्या है, मित्र मंडली क्या है, इन सब का अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने स्तर पर किया है। परिवार एक जैविकीय प्राणी की प्रथम पाठशाला होती है। यानी एक बच्चा जन्म के तुरंत बाद किस सामाजिक परिवेश से सबसे पहले उसका जो सामना होता है वो होता है परिवार। और परिवार में ही एक बच्चा स्नेह, प्यार, द्वेष, सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, प्रतिस्पर्धा, और जो इन सब जो बेसिक जो आधारपूर्ण बातें होती हैं उन सब के बारे में एक बच्चा जो है सबसे पहले परिवार से सीखता है। फिर जो द्वितीय परिवार के बाद जो दूसरी स्तर आता है वो है पड़ोस का। पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक बच्चे के समाजीकरण में। एक बच्चा सबसे पहले जिस दूसरी सामाजिक इकाई के साथ सामना होता है वो होता है पड़ोस। समाज की प्राथमिक इकाई जो है वो परिवार है, फिर समाज की द्वितीयक इकाई जो है वो पड़ोस होता है।
एक बच्चे के दैनिक जीवन की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, पड़ोस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। पर बच्चे का आधा विकास परिवार में होता है, तो उसका आधा विकास जो होता है वो पड़ोस के माध्यम से होता है। उसी प्रकार फिर बच्चा जो तीसरे पीयर ग्रुप में जो शामिल होता है वो मित्र मंडली बच्चे की बनती है, या तो अपने पड़ोस से बनती है या फिर विद्यालय के से बनती है। 4-5 साल का जब बच्चा हो जाता है, तब उसका एक एडमिशन किया जाता है। एडमिशन के बाद में जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो एडमिशन होता है, वहाँ जाके उसका ग्रुप बनता है। ग्रुप बनने के बाद में मित्र मंडली में बच्चा का प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, द्वेष और पर कंपटीशन की भावना, इन सब चीज़ों को सीखता है। और दूसरों से किस प्रकार आगे निकलना है, किस प्रकार पीछे रहना है, दूसरों के साथ व्यवहार किस प्रकार का करना है। तो ये एक छोटा समाज होता है, जिसमें एक बच्चा समाज के बारे में सीखता है धीरे धीरे। लास्ट में आता है नातेदारी। नातेदारी में हमारे जितने भी स्वजन होते हैं, रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, वो सभी नातेदारी में सम्मिलित होते हैं। नातेदारी के माध्यम से नातेदारी संबंधी मूल्यों को बच्चा सीखता है और उसके बाद सामाजिक संबद्ध सदस्य बनता है। द्वितीयक संस्थाओं में है शिक्षण संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं। तो संस्थाओं के बारे में भी आपको पहले बताया था, सामूहिक रीति रिवाजों का गुच्छा होती हैं, या सामूहिक नियम प्रतिमानों का संगठित समूह होती है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी जिनके अंतर्गत रहते हुए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इन्हीं नियमों के आधार पर शिक्षण संस्थाएं जैसे स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, फिर महाविद्यालय स्तर, फिर उससे भी ऊंचा स्तर, तो ये स्कूलिंग और ये शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, एक बच्चे का शिक्षा संबंधी समाजीकरण करती हैं। आर्थिक संस्थाएं जितनी होती हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, संघ हैं, और लिमिटेड कंपनीज हैं जहाँ एक व्यक्ति काम करता है, नौकरी करता है, तो ये आर्थिक संस्थाओं में सम्मिलित। सांस्कृतिक संस्थाएं जितनी भी होती हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं, सांस्कृतिक मनोरंजनात्मक साधन होते हैं, वो सब सांस्कृतिक संस्थाओं में सम्मिलित। धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ट्रस्ट, विभिन्न जातीय संघीय शिक्षण जातीय समूह, शिक्षण संघीय समूह और स्कूल। राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत जिसमें संविधान सबसे पहले आता है, ये एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से हम एक भारत का एक सुसभ्य नागरिक बनने की हमें प्रेरणा मिलती है, और जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शर्तें हैं, जिनके नियम हैं, इनके आधार पर एक व्यक्ति जिसको मानना ही होता है, और इसके जो नहीं मानता है उसे दंड का भागीदार होना पड़ता है। उसमें साफ लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक राज्य है। तो ये तीन जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, वो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से एक व्यक्ति आत्मसात करता है, उससे संबंधित नियम अपने जीवन के अंतर्गत, और उन्हीं के अनुसार अपना आचरण करता है, व्यवहार करता है।